तो हम लोग फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं और फिजिक्स के क्वेश्चन आज हम कुछ लेकर आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नहीं तो प्रीवियस ईयर्स हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए, हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहता है आवृत्ति। आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को किस चीज में मापा जाता है? तो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नहीं, ये मान लीजिए कि कोई हमारी वेव है। ये हमारी क्या है? वेव है। ये वेव जा रही है, ठीक है ना? ये वेव जा रही है। तो वेव एक सेकंड में जितनी भी इसकी दोलन है, ये दोलन की संख्या को क्या कहते हैं? इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी को किस चीज में मापते हैं? हर्ट्ज में हम मापते हैं। इस चीज को हमने पढ़ा है। कुल दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? हम फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है दोलनों की संख्या, कितना वो दोलन करता है। दोलनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और दोलन को हम किस चीज में मापते हैं? दोलन को हम हर्ट्ज से मापते हैं। किस चीज से मापते हैं दोलन को? दोलन को हम हर्ट्ज में मापते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मापते हैं। नहीं तो फ्रीक्वेंसी की मात्रा क्या हो गई? हर्ट्ज। ठीक, तो याद रखिएगा इसकी यूनिट हर्ट्ज। अगला आता है हमारा बी। ये हमारा कहता है मीटर पर सेकेंड, रेडियन, वाट। ये मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक है? इसका तो हमारा आंसर हो गया ए। ठीक, आवृत्ति का मात्रक दोनों की संख्या क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, हर्ट्ज होती है। ये तो हमने देख लिया कि फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में नापते हैं। अब हमारा बी कहता है कि मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक है? ये जो मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक है? तो हमने पढ़ा है चाल। चाल बराबर क्या होती है? दूरी बट्टा समय। हमने पढ़ा है ना, चाल पढ़े हैं ना। चाल क्या होती है? चाल होती है दूरी बट्टा समय। नहीं, दूरी को हम किस चीज में मापते हैं? दूरी को हम मापते हैं मीटर में, और ये हमारा हो गया समय। तो ये मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक है? तो मीटर पर सेकेंड हमारी चाल का मात्रक है। चाल यानी स्पीड का मात्रक है। नहीं, अगली चीज वाट। ये वाट को हम किस चीज में मापते हैं? वाट किस चीज का मात्रक है? वाट। ठीक, तो देखिए हमारी जो शक्ति है, हम जो कहते हैं कि कोई भी काम है, कोई ये काम कर रहे हैं, एक काम को करने में कितना समय लगता है, उसको हम किस चीज में मापते हैं? उसको हम वाट में मापते हैं। नहीं, कार्य करने में जो समय लगता है उसको हम किस चीज में मापते हैं? शक्ति के रूप में मापते हैं। और किस चीज में मापते हैं? वाट में मापते हैं। तीसरी चीज रेडियन। रेडियन क्या है? ये रेडियन किस चीज की मात्रक है? रेडियन। तो रेडियन देखिए, समझिए इन चीजों को। रेडियन मान लीजिए सपोज दैट ये हम सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहे हैं। जब हम घूमते हैं मान लीजिए, तो एक हम मोशन सर्कुलर पाथ पर कर रहे हैं, तो एक हम ये मोशन कर रहे हैं जिसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। और दूसरी है कि हम यहाँ पर जो ये मोशन कर रहे हैं, ये जो हमारा इसका मिड पॉइंट है, यानी कि इसका जो सेंटर है, सेंटर के साथ भी कुछ ना कुछ हम एंगल बना रहे हैं, कोण बना रहे हैं। तो इसको हम किस चीज से दर्शाते हैं? थीटा से दर्शाते हैं। तो ये जो हमारा कोणीय विस्थापन इसको कहते हैं। ये हमारा रेखीय विस्थापन है, तो ये हमारा क्या है? कोणीय विस्थापन। और कोणीय विस्थापन को मापने के लिए, कोणीय विस्थापन को बताने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? कोणीय विस्थापन को बताने के लिए हम रेडियन का प्रयोग करते हैं। तो रेडियन जो है, ये रेडियन किसका मात्रक है? तो रेडियन कोणीय विस्थापन का मात्रक है। कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? रेडियन, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नहीं,
तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या है? रेडियन। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति। तो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होगा। हर्ट्ज क्या होता है? ये दोलनों की संख्या, इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। दोलनों की संख्या जो होती है उसी को हम कहते हैं हर्ट्ज में मापते हैं। तो ये क्या है? हर्ट्ज मापने की आवृत्ति की इकाई है। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में किस चीज को मापते हैं हम? चाल को मापते हैं। नहीं, चाल को किस चीज में मापते हैं? चाल को हम मीटर पर सेकेंड में मापते हैं। नहीं, रेडियन को किस चीज में मापते हैं? तो कोणीय विस्थापन को हम मापने के लिए रेडियन का प्रयोग करते हैं। कोणीय विस्थापन यानी यहां से हम यहां तक चले तो चलने में जितना हमने एंगल बनाया उसको मापने के लिए थीटा का प्रयोग करते हैं, और जितना हम थीटा चलते हैं उसको बताने के लिए हम एसआई यूनिट के रूप में रेडियन का प्रयोग करते हैं। तो रेडियन किसका मात्रक है? कोणीय विस्थापन का। नहीं, मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक है? चाल का। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। बताइए किसका मात्रक इसमें कौन है? त्वरण। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो त्वरण पहले सबसे पहले देखते हैं ए नंबर का त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की दर यानी कि वेग में परिवर्तन बटा समय। नहीं, तो वेग में परिवर्तन यानी कि डेल्टा v अपॉन टी। डेल्टा v को किस से डिनोट करते हैं? मीटर पर सेकेंड से, और इनटू सेकेंड क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका होता है? त्वरण का। तो त्वरण का मात्रा कौन हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला होता है बल। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये जो हमारा बल है, बल यानी फोर्स। फोर्स को हम किस चीज में मापते हैं? तो फोर्स को मापने के लिए हम न्यूटन का प्रयोग करते हैं। न्यूटन में फोर्स मापा जाता है। फोर्स क्या होता है? फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, यानी कि मास इनटू एक्सीलरेशन। यानी कि मास इनटू एक्सीलरेशन। और इसको किस चीज में मापते हैं? हम न्यूटन में मापते हैं। तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। अगला हमारा था कार्य। कार्य को किस चीज में मापते हैं? तो कार्य को हम जूल में मापते हैं। कार्य क्या होता है? वर्क। कार्य क्या होता है? वर्क बराबर W बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि किसी चीज पर हम बल लगाते हैं, हमारा कार्य किया हुआ कब कहा जाएगा? जब किसी चीज पर बल लगाएं और बल लगाने के साथ उस वस्तु में विस्थापन हो, तब क्या कहते हैं? मेरा कार्य हुआ। तो कार्य के लिए ऐसा काल के लिए हम किस चीज का मात्रक का प्रयोग करते हैं? तो ये हमारा हो गया एफ फोर्स, और ये हो गया विस्थापन। तो इसको क्या फोर्स के लिए? न्यूटन इनटू सेकेंड। ये हमारा विस्थापन हो गया, इसको हम लिखेंगे मीटर। तो न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर मात्रक किसका होता है? कार्य का। इसका हमने एक और मात्रक बनाया है जिसको हम कहते हैं जूल, क्योंकि जूल नाम के व्यक्ति जो थे इन्होंने इस चीज पर बहुत ज्यादा कार्य किया था, वर्क पर। तो वर्क का मात्रक दूसरा हमने क्या निकाला? जूल। नहीं, तो वर्क का दूसरा मात्रक क्या होता है? वर्क का दूसरा मात्रक होता है जूल। तो कार्य का अगला मात्रक हो गया जूल। अगला चीज है आवेग। आवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आवेग। आवेग जिसको हम कहते हैं आवेग। आवेग को क्या कहते हैं? इम्पल्स। आवेग को क्या कहते हैं? इम्पल्स। और इम्पल्स क्या होती है? कम समय में किसी वस्तु पर कम समय में बल लगे और वो बल का इतना ज्यादा प्रभाव हो कि बहुत देर तक प्रभाव रहे, उसको हम क्या कहते हैं? इम्पल्स। नहीं, तो किसी भी चीज पर बल लगाएं और बल लगाने का प्रभाव काफी देर समय तक रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इम्पल्स। नहीं, तो आई बराबर किसके बराबर होता है? एफ टी के बराबर होता है। नहीं, आई किसके बराबर होता है? आई हमारा एफ टी के बराबर होता है। फोर्स का मात्रक हमारा क्या होता है? न्यूटन। और टी यानी समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक हो गया? आवेग का। आवेग का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन सेकेंड। समझ में आई?
तो ए का हो जाएगा त्वरण, यानी 1 का 4 डी में आ रहा है, देखिए डी आंसर होना चाहिए। बी बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन 3, ठीक। कार्य का ऐसा मात्रक जूल 1, सी का 1, आवेग 2, डी का 2, डी का 2, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दाब की इकाई क्या है, दाब, फोर्स, हमने पढ़ा है फोर्स क्या होता है, फोर्स, दाब, दाब, दाब एक प्रकार का क्या होता है, दाब एक प्रकार का इफेक्ट ऑफ फोर्स है। दाब क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि बल का प्रभाव, बल के प्रभाव को क्या कहते हैं, दाब। तो दाब एक प्रकार का, यानी प्रेशर, प्रेशर क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो प्रेशर है, उसी को, वही प्रेशर हमारा क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। नहीं तो इसका हमने फॉर्मूला क्या बनाया है, P यानी प्रेशर इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा। नहीं तो ये हमारा फोर्स यानी कि न्यूटन, एफ हमारा क्या है, न्यूटन, और एस हमारा क्या है, मीटर। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, बी। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। न्यूटन के पहला गति नियम को क्या कहते हैं, हमने पढ़ा है जड़त्व का नियम। नहीं, जड़त्व के नियम हमने पढ़े हैं। न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन का प्रथम गति नियम, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं जड़त्व का नियम। और जड़त्व का जो नियम होता है, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं हम स्थिरता का जड़त्व, और दूसरे को क्या कहते हैं, गति का जड़त्व। तो न्यूटन का प्रथम नियम को हम कौन सा नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम, बी आंसर हो गया। और गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था न्यूटन ने भी। गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। कौन सा गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट के मास हमारे अलग अलग हैं, m1 इंटू m2 है, इनके बीच कितना आकर्षण होता है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m1 इंटू m2 दोनों के हम मास से गुना कर देंगे, और इनके बीच की जो दूरी है उसको हम स्क्वायर कर देंगे। ये जो न्यूटन ने ये नियम बताया था, जो न्यूटन का हम गुरुत्वाकर्षण का नियम करते हैं। नहीं तो ये हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि जो हमारा संवेग पहले था वो हमारा संवेग बाद में भी रहेगा। संवेग मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पास अगर मास है और इसके पास वेलोसिटी है, तो मास और वेलोसिटी को गुना करेंगे तो क्या बनता है, संवेग बनता है। नहीं, संवेग। ठीक, तो हमारा संवेग को किस चीज से डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। तो P बराबर क्या होता है, m भी। नहीं तो इस पर हम उदाहरण भी बताए थे। जैसे हमारे पास संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि संवेग जो होती है, जो हमारा मोमेंटम है, ये कभी भी हमारा बदल नहीं सकता है। जो हमारा संवेग अभी है वही संवेग हमारा बाद में भी रहेगी। जैसे हमने बताया था कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रॉकेट है और रॉकेट में यहाँ ईंधन भरा हुआ है। ये रॉकेट जब उड़ता है तो किस सिद्धांत पर काम करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। कैसे, इसमें से ये जो है
ईंधन जलती जाएगी और इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, यानी इसकी मास कम होती जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, उतना ही आएगा जो पहले था। यानी कि हमारा संवेग जो है ये हमारा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आई? ये था संवेग संरक्षण का नियम। तो इस क्वेश्चन में न्यूटन का पहला नियम को किस नियम से जाना जाता है, जड़त्व का नियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो अभी हमने जस्ट जो पढ़ा था जड़त्व का नियम, इस पे हम उदाहरण भी देखे हुए हैं कि मान लीजिए ये हमारा जो जड़त्व का उदाहरण है, जड़त्व का नियम, ये जड़त्व के नियम को हमने कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में। एक को कहते हैं स्थिरता का जड़त्व और दूसरे को क्या कहते हैं, गति का जड़त्व। स्थिरता का जड़त्व का अर्थ क्या है, ऑब्जेक्ट अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है, नहीं, और अगर गति करती है तो वो गति में रहना चाहती है। यही ना है गति का जड़त्व और स्थिरता का जड़त्व। स्थिरता का जड़त्व का उदाहरण क्या है, अगर मान लीजिए जैसे बस रुकी हुई है, बस रुकी हुई है तो बस में हम बैठे हुए हैं, नहीं, तो हमारी शरीर पूरी कैसी है, रेस्ट में है, और बस जैसे ही आगे बढ़ती है तो मेरा नीचे वाला जो धड़ है वो बस के साथ गति में हो जाती है, पैर कमर के नीचे वाला, तो नीचे वाला हिस्सा गति में हो गई और ऊपर वाला स्थिर रहती है तो स्थिर ही रहना चाहती है, तो इसीलिए क्या होती है, पैर आगे बढ़ गई और हम पीछे की तरफ झुक गए। तो पीछे की ओर झुकना किसका नियम है, स्थिरता का जड़त्व का नियम है, नहीं, तो याद रखिए पीछे की ओर झुकना। हमने इस सब चीज को पढ़ रखा है। इसी प्रकार पैर जो कंबल होती है, कंबल को झाड़ते हैं तो उसमें से धूल का गिरता है, कंबल में से धूल गिरना, नहीं, ये सब हमने पढ़ रखा है, कंबल से धूल गिरना, स्थिरता का जड़त्व। ठीक, गति का जड़त्व क्या होती है, सपोज दैट मान लीजिए बस चल रही है, बस के साथ पूरा हमारा शरीर जी भी कैसा है, मोशन में है, अचानक बस रुक गई, बस के रुकने से उसके कांटेक्ट में हमारे कमर के जो नीचे वाला हिस्सा है वो रुक जाता है, ऊपर वाला हिस्सा हमारे गति में रहता है, इसीलिए क्या होता है, हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, नहीं, तो याद रखिएगा कि गति के जड़त्व का नियम, बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर झुकना, नहीं, रुकने पर आगे की ओर झुकना, ये हमारा किसका उदाहरण हो जाता है, ये हमारा गति का जड़त्व का उदाहरण हो जाता है। चलिए, तो यहां हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ज्यादा डीपली नहीं जाना, हम लोग इन चीज को पढ़ चुके हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है, तो रुकने पर शरीर पीछे की ओर झुक जाता है। पीछे की ओर झुकने का क्या कारण है, क्योंकि हमारा बस पूरा हम क्या कर रहे थे, रेस्ट में थे, और बस चलना जैसे शुरू की, जैसे बस चलना शुरू की हमारा बस के साथ जो पैर सटा हुआ है वो पैर भी गति में हो गया, ऊपर वाला भाग स्थिर रह गया, इसीलिए पीछे की तरफ हम झुक जाते हैं, आप नीचे वाला हिस्सा आगे चला जाता है। तो ये कौन सा है, स्थिरता का जड़त्व, तो इसमें स्थिरता का जड़त्व आंसर हो जाएगा। और गति का जड़त्व अभी हम देखें ना, बस के रुकने पर अचानक आगे की ओर झुक जाना, नहीं। अच्छा, जड़त्व आघूर्ण, हम लोग इस चीज को पढ़े हुए हैं, जड़त्व आघूर्ण क्या होती है, द्रव्यमान का संरक्षण, इसको भी हमने पढ़े हैं, तो इसको भी डीपली अभी हम लोग आगे की तरफ नहीं जाएंगे। अगली चीज, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, हमने इसको पढ़ा है, सदिश राशि और अदिश राशि। जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि भौतिक राशि, भौतिक राशि को हम कितने भागों में बांटते हैं, भौतिक राशि को हम 2 भागों में बांटते हैं। भौतिक राशि, भौतिक राशि को कितने भागों में हम बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं सदिश और एक को कहते हैं अदिश। यानी सदिश मतलब वेक्टर और अदिश मतलब स्केलर। नहीं, जो सदिश राशि होती है इसमें परिमाण भी होते हैं, परिमाण परिमाण परिमाण, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं।
ठीक। और जो अदिश राशि होती है इसमें दिशा नहीं होते, दिशा नहीं होते। क्या होता है? सिर्फ परिमाण होता है, सिर्फ परिमाण। परिमाण क्या होता है आपको हम बताए थे। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई पैकेट है, मान लीजिए नमक का पैकेट है, नमक के पैकेट में 1 kg लिखा हुआ है। ये 1 जो संख्यात्मक मान होता है, इस संख्यात्मक मान को हम क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। और ये केजी जो है क्या है? ये बताता है कि वो किस प्रकार का राशि है, किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है। नहीं तो ये इसका बताती है, ये मात्रक है। केजी क्या है? मात्रक है। और ये 1 क्या है? मात्रा है। नहीं तो ये मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा परिमाण है, जिसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो हमारा पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन कौन सी है? एक आपको हम ट्रिक बताए थे कि पहले सदिश याद कर लीजिए तो अपने आप अदिश याद हो जाती है। बताए थे एक कविता, बल वेग विस्थापन त्वरण संवेग आवेग, बल वेग विस्थापन संवेग आवेग, लिख लीजिए इसको। सदिश लिख लेंगे तो अपने आप आपको अदिश बाहर छट जाती है, और एग्जाम में इससे बाहर नहीं आता है, याद रखिएगा। सदिश में कैसे आएंगे? कविता याद कीजिए, बल वेग विस्थापन त्वरण संवेग आवेग, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ये हमारे क्या है? ये हमारे सब सदिश हैं, यानी वेक्टर हैं। बल क्या? फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इम्पल्स, सॉरी मोमेंटम, इम्पल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारी क्या है? ये हमारी सदिश है। इसको याद कर लीजिए, विकल्प में इससे बाहर नहीं आती है। एक बार सदिश याद हो गई तो अपने आप यह अदिश हो जाएगी। नहीं तो बल वेग विस्थापन त्वरण संवेग आवेग, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र याद कर लीजिए, यह हमारी सदिश राशि है। तो इसमें से पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। ठीक, तो संवेग यहां पे हम देख रहे हैं, संवेग यहां पर है, तो संवेग हमारी कैसी राशि हो गई? सदिश राशि हो गई। बाकी जितने भी हमारी अदिश राशि हैं उसमें आप चाल को ले लीजिए, दूरी को ले लीजिए। चाल हो गया, दूरी हो गया, कार्य हो गया, शक्ति हो गया, ऊर्जा हो गया, विद्युत धारा हो गया, विभवांतर हो गया, बाकी सबको अदिश में रख दीजिए। नहीं, अदिश, स्केलर। इसमें जैसे हो गया हमारा चाल हो गया, दूरी हो गया, नहीं कार्य हो गया, शक्ति हो गया, ऊर्जा हो गया, फिर से विद्युत धारा हो गया, फिर से हमारा हो गया, फिर विद्युत धारा ले लीजिए, फिर से इसमें हमारा आ जाएगा आपका आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, सुओन। इसी तरह इसमें अदिश राशि से अच्छा अगर सदिश राशि हम ये 8 को याद कर ले तो अपने आप विकल्प छट जाती है। नहीं तो इसका हमारा आंसर हो गया संवेग। ऊर्जा क्या होता है हमको पता है, क्या होती है ऊर्जा? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं।
हमने पढ़े हैं ना कि हमारी ऊर्जा जो है विभिन्न प्रकार के हमारे नेचर में ऊर्जा मिलती है, जिस रूप में ऊर्जा मिलती है हम लोग उसी पे उसका नाम रख देते हैं। नहीं, एक हम लोग उसमें पढ़े थे काइनेटिक ऊर्जा और दूसरी पढ़े थे मैकेनिक ऊर्जा। दोनों को हम मिला लेते हैं तो कौन सी ऊर्जा बनती है? मैकेनिकल ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। नहीं पढ़े हैं इन सबको। इसी प्रकार का हम लोग हीट पढ़े हैं, तो हीट भी एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। नहीं, इसी प्रकार हम लोग साउंड पढ़े हैं, तो साउंड भी क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। अगला हम लोग अभी लाइट पढ़े नहीं है, लाइट पढ़ रहे हैं, तो लाइट भी क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। तो जिस रूप में हमको एनर्जी मिलती है उसी रूप में उसका नाम रख देते हैं। जैसे कोयला से हमको केमिकल रूप में मिली तो केमिकल एनर्जी। नहीं, हमको प्रकाश के रूप में ऊर्जा मिलती है तो लाइट एनर्जी। ध्वनि के रूप में ऊर्जा मिलेगी, साउंड एनर्जी। तो जिस चीज में ऊर्जा मिलती है जिस रूप में, उसमें उसी पर उसका नाम रख देते हैं। नहीं, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और दाब किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं? दाब। यानी कि प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स के लिए हम क्या लिखते हैं? न्यूटन। और एरिया के लिए क्या लिखते हैं? मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका होता है? दाब का होता है। नहीं, अच्छा, ये हमारा कार्य क्या होता है? कार्य होता है कोई भी वस्तु पर हम बल लगाएं और बल लगाने से उसमें विस्थापन हो, उसको हम क्या कहते हैं? कार्य। यानी कि W किसके बराबर होता है? Fs के बराबर होता है। हमने किसी चीज पर बल लगाया और उसमें विस्थापन हुआ तो ये किसके बराबर होता है? कार्य के बराबर होता है। कार्य कैसी राशि है? तो इसमें देखिए, कार्य हमारी अदिश राशि है। दाब इसी में आएगा, दाब। दाब हमारी कैसी राशि है? दाब हमारी अदिश राशि है। ऊर्जा, ऊर्जा देखिए, ऊर्जा इसी में है। ऊर्जा, ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि है। नहीं, अच्छा, इसका ये क्वेश्चन हम पीछे चलते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन था, गलत टिक मारा गया था। ये जो हमारा क्वेश्चन था ये होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चूंकि दाब का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर क्या होती है? पर यूनिट एरिया, क्षेत्रफल जो हमारा बल लगता है, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया। नहीं, और ये फोर्स का हम किस चीज में मापते हैं? न्यूटन में मापते हैं। न्यूटन, ये गलत था। ठीक, और ये जो हमारा है एरिया, एरिया को किस चीज में मापते हैं? मीटर स्क्वायर में मापते हैं। तो हमारा क्या बनता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका पर मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर स्क्वायर लिखते हैं, तो इसका आंसर हमारा ए था। मिस्टेक हो गया था। चलिए, मानव शरीर का भार होता है, मानव शरीर का सबसे अधिक भार कहां पर होता है? वेट। तो वेट कहां पर होता है? तो हम लोग वेट का फॉर्मूला जानते हैं, भार। भार यानी वेट। वेट किसके बराबर होता है? mg के बराबर होता है। यानी कि m क्या है? हमारा मास। और s हमारा क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि किसी भी चीज पर जो हमारा अर्थ है कितना फोर्स लगाती है, जितने फोर्स से वो अपनी तरफ खींचती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मास है, ठीक, और उसमें हम g से गुना करते हैं तो क्या बनता है? उसका भार। और हमने देखा है कि सबसे ज्यादा भार कहां पर होता है। तो हम इससे पहले पढ़े हुए हैं कि हमारे अर्थ की आकार कुछ ऐसी है, जियोइड है। कैसी हमारी आकार है? अर्थ हमारी जियोइड है। जियोइड कहने का अर्थ क्या है? हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था, जियोइड मतलब ऐसे। ये जो चीज है ये क्या ऐसा है? उब्बड़ खाबड़, उब्बड़ खाबड़, इसको जियोइड कहते हैं। नहीं, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स में पढ़ने के लिए हमने इसको बताया था कि हमारी आकार कुछ ऐसी है, कैसी है? जिसको नारंगी की तरह है। ये हमारा क्या है? सेंटर है। ये हमारा क्या है? ध्रुव है। तो ध्रुव पर क्या होता है? जी का मान अधिकतम होता है। हमने पढ़े हैं जी का मान किस पर अधिकतम होता है?
ध्रुव पर अधिकतम होता है। तो जी पर जब ध्रुव का मान अधिकतम होगा और विषुवत रेखा पर कैसा होता है, विषुवत रेखा पे कम होता है। हमने देखा है विषुवत रेखा पर कम, जब विषुवत रेखा पर कम होगा जी का मान, तो एम में जी से गुना करेंगे तो विषुवत रेखा पे ऐसे ही कम हो जाएगा। और सबसे अधिक जी का मान कहाँ होता है, ध्रुव पर होता है। तो ध्रुव देखिए, ध्रुवों पर मानव का भार अधिकतम होगा। क्यों होगा, W इक्वल टू mg के कारण। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और विषुवत रेखा पर कैसी होगी हमारी भार, विषुवत रेखा पे हमारी भार न्यूनतम होती है। ठीक, ज्यों ज्यों अगर हम जाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ हम जैसे जैसे जाएंगे तो हमारी क्या होगी, वेट कम होती जाएगी, वेट कम होगी। कम कैसे होगी, क्योंकि ऊपर की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे जी का मान घटेगा। नहीं, इन सब चीजों को समझना है बाबू। फिजिक्स जो है समझने की चीज है, बायोलॉजी समझने की चीज है, केमिस्ट्री समझने की चीज है, ज्योग्राफी समझने की चीज है। नहीं, समझना है। चलिए नेक्स्ट, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, क्यों? तो हमने पढ़ा है कि कोई भी चीज, हम हो आप हो कोई हो, हर आदमी क्या चाहता है, कम से कम मेहनत करना, अधिक से अधिक पैसा कमाना। नहीं, उसी प्रकार हर चीज की टेंडेंसी होती है कि वो कम से कम करना चाहता है। तो वर्षा जो है, सपोज दैट मान लीजिए मेरे पास पानी है, पानी को मैंने छोड़ दिया, जाओ जिधर भी तुमको जाना है तुम चले जाओ, ऐसे पानी को मैंने छोड़ दिया। ठीक, तो पानी क्या करती है, पानी अपना कम से कम क्षेत्रफल बनाना चाहती है, कम से कम वो अपना घिरना चाहती है। तो हमने देखा कि जितने भी क्षेत्रफल हैं उसमें सबसे कम क्षेत्रफल कौन सा आता है, तो सबसे कम निकलेगा गोला का। तो इसीलिए पानी जो है क्या होता है, वो अपने आप को गोल बनाता है। कैसे गोल बनाता है, सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन क्या होता है, हमने पढ़ा है कि हमारे वाटर जो हैं, ये मान लीजिए वाटर है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल सभी एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। जब ये खींचते हैं तो मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, टेंशन पाया जाएगा। नहीं, तो ये जो टेंशन पाया जाएगा उसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। और ये किसके ऊपर है, हमको सिर्फ ऊपर वाला मॉलिक्यूल्स को लेना है, सरफेस के ऊपर वाला मॉलिक्यूल्स को लेना है। इसीलिए हम क्या नाम रखें उसका, सरफेस टेंशन। नहीं, तो सरफेस टेंशन होती है ऊपरी वाली जो सतह है, सतह के ऊपर वाला जो परत होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, डिटर्जेंट डाल देते हैं। जब हम डिटर्जेंट डाल देते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पहले इसमें हम शर्ट डुबा रहे थे जल में तो हमारा शर्ट साफ नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे इसमें क्या किया, हमने सर्फ डाल दिया, डिटर्जेंट डाल दिया, तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये हमारे शर्ट में यहाँ पर डस्ट के पार्टिकल्स बैठे हुए थे, ये डस्ट के पार्टिकल्स के चारों तरफ ये पार्टिकल्स बैठे हुए हैं। ठीक, अब ये पार्टिकल्स जो बैठे हुए हैं, हम पानी में इसको डुबा रहे थे तो नहीं निकल रहे थे। अब जब इसमें सर्फ डाल दिया तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग हो गए। जब ये अलग हो गए तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स इसके अंदर घुस जाते हैं और घुस कर क्या करते हैं, ये पार्टिकल्स को बाहर लेकर चले आते हैं। नहीं पढ़े हैं ना हम लोग सरफेस टेंशन, तो ये था सरफेस टेंशन। खैर इसमें आइए, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, तो वो सरफेस टेंशन के कारण होती है, क्योंकि हर चीज अपना कम से कम क्षेत्रफल घेरना चाहती है। तो पानी भी है, कम से कम क्षेत्रफल बनाना चाहेगी। और देखा हमने नेचर में कि सबसे कम क्षेत्रफल किसका होती है, तो कम क्षेत्रफल गोला का होता है। इसीलिए वर्षा की बूंद भी अपने आप को गोल बना लेती है। नहीं, तो वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। जल में पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। नहीं, नेक्स्ट, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? क्योंकि अर्थ के सरफेस से ज्यों ज्यों ऊपर की तरफ हम जाते हैं, ऊपर की जाते जैसे जाते हैं तो प्रेशर कैसा जाएगा, प्रेशर कम होता जाएगा, प्रेशर कम होता जाएगा। नहीं, प्रेशर कम होता जाएगा। अब बताइए इस पेन में मान लीजिए
फाउंटेन पेन है मेरे पास, अगर फाउंटेन पेन है, इसके बाहर का कुछ प्रेशर है, अंदर अंदर इसमें जो भरा हुआ है स्याही उसका कुछ प्रेशर है। तो अभी हमने अर्थ के सरफेस पर क्या किया है, एक प्रेशर से भरा है, दोनों प्रेशर हमारे कैसे हैं, इक्वल है। अब इसको हम ऊपर लेकर जाते हैं, जब ऊपर लेकर जाएंगे तो बाहर का प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम, क्योंकि ऊंचाई से जाने पर प्रेशर कम होता जाता है, तो बाहर का प्रेशर कैसा होता जाएगा, कम। जैसे हमारा प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, अंदर का प्रेशर ज्यादा, जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्याही नीचे निकलने लगेगा। यही कारण होता है कि जब हम सतह से ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारे नाक से खून निकलने लगता है। क्यों, क्योंकि अंदर का प्रेशर, अभी तो हमारा प्रेशर ठीक है, बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर इक्वल, जब ऊपर की तरफ जाएंगे बाहर का प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम। बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा, अंदर का हमारे ब्लड में, अंदर जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स में, उनका क्या होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो क्या होगा, वो फट जाएंगे, फटेंगे तो हमारा नाक से खून बाहर आने लगेगा। नहीं तो किसके कारण होता है, प्रेशर के कारण होता है। तो हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है वायु दाब में कमी के कारण, प्रेशर कम होने के कारण। तो प्रेशर कम होने के कारण क्या होता है, पेन से स्याही निकलने लगता है। वायु दाब कम होने के कारण क्या होता है, नाक से खून निकलने लगता है, नाक से खून निकलना। नहीं, और यही कारण है कि प्रेशर कम होने के कारण जब हम पहाड़ पर खाना बनाते हैं तो हमारा क्या होता है, खाना देरी से पकता है। क्यों पकता है, हमने पढ़ा इन चीजों को। देखिए सपोज दैट, मान लीजिए यहां पर क्या है, हमारे पास एक पतीला है, पतीला में यहां पर हमारे पास क्या रखा हुआ है, यहां पर अनाज रखा हुआ है, चावल रखा हुआ है, और इसमें क्या है, पतीला में, पतीला में हमारे पास पानी है। नहीं, पानी है पतीला में। अब हम क्या करते हैं, नीचे से हमने क्या किया, इसको नीचे से हमने इसको आग दिया हुआ है, नीचे से हम हमको हीट दे रहे हैं, ठीक। और बाहर का प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमने इस चीज को पढ़ा है। बाहर का प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जैसे ही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ये पानी का टेम्परेचर पहुंचा, यानी कि 100 डिग्री पहुंचा, ये क्या होगा, वाष्प बन के ऊपर निकलने लगेगा। तो खाना अगर जल्दी पकाना है तो हमको क्या चाहिए, खाना जल्दी पकाने के लिए हमको टेम्परेचर, इसका जो अंदर वाला है टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। अंदर का पानी का टेम्परेचर कैसा चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। टेम्परेचर कैसा चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, लेकिन ज्यादा हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि जैसे ही 100 टेम्परेचर पहुंच रहा है ये पानी बन, वाष्प बन के ऊपर निकल जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इस पतीला को क्या करते हैं, एक ढक्कन से इसको हम ढक देते हैं। नहीं, इस पतीला को हम क्या करते हैं, इस पतीला को एक ढक्कन से हम ढक देते हैं। जब ढक्कन से हम ढक देते हैं तो क्या होता है, ये वाटर जो है वाष्प बन के ऊपर जाएगा तो यहाँ इसके सतह पर जाकर जमा होता चला जाएगा। जब इसके सतह पर जाकर जमा होता चला जाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में यहाँ का प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। जब प्रेशर बढ़ गया, देखिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे पहुंचता है ये पानी वाष्प बन के निकल जाता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो गया, क्योंकि नीचे से पानी बढ़ गया। अब यहाँ पर टेम्परेचर जो था कितना, पहले 100 डिग्री गेन कर रहा था, अब ये टेम्परेचर सपोज दैट मान लीजिए पहले 100 डिग्री गेन कर रहा था, अब ये टेम्परेचर 110 डिग्री गेन करने लगेगा, प्राप्त करने लगेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर का हम प्रयोग करते हैं। जब हम प्रेशर कुकर में क्या होता है, एक तो वातावरण का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अपने आप था, अब ये पानी जाते हैं और ऊपर जाकर यहाँ पर जमा होने लगते हैं, जमा होते होते प्रेशर हो गया ज्यादा, अब इतना ज्यादा प्रेशर हो गया 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये पानी कितना ताप ग्रहण करने लगेगा, 200 डिग्री। अब 200 डिग्री ये टेम्परेचर गर्म करने लगेगा पानी, 200 डिग्री गर्म पानी हो जाएगा, तो हमारा खाना जल्दी पकेगा कि नहीं। इसीलिए खाना जल्दी पकाने के लिए हम प्रेशर कुकर का प्रयोग करते हैं। नहीं तो यही चीज हम कहना चाहते हैं कि प्रेशर बढ़नेगा तो प्रेशर बढ़ने से क्या होता है और प्रेशर घटने से क्या होता है। तो प्रेशर बढ़ने से हमने देखा कि
स्याही में से निकलने लगता है, पेन में से। फिर क्या होता है, नाक में से खून निकलने लगता है। ठीक, वायु दाब में कमी होने के कारण। और वायु दाब बढ़ाने से हमारा क्या होगा, खाना हमारा जल्दी पकेगा। इस चीज को भी याद रखिएगा। प्रेशर बढ़ाने से खाना जल्दी पकता है। अब बताइए, पहाड़ पर जाएंगे तो पहाड़ पर प्रेशर कैसा है, कम। जब प्रेशर कम है तो खाना वहां पकाने में देरी होगी। क्योंकि जैसे हमारा ऊपर का प्रेशर मान लीजिए 1 से भी कम है, आधा है। आधा है तो मतलब समझिए जैसे 50-60 डिग्री टेम्परेचर पास पहुंचा हमारे पानी का पतीला का, वो हवा बन के ऊपर में बह जाएगा, निकल जाएगा। नहीं तो खाना हमारा जल्दी नहीं बनेगा। हमको क्या चाहिए, अधिक से अधिक हमारा पानी गर्म हो। तो अधिक से अधिक गर्म होने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर हमको, सॉरी प्रेशर हमको ज्यादा चाहिए। बात समझ में आई। खैर क्वेश्चन पर आइए। तो इसका आंसर क्या हो गया, वायु दाब में कमी के कारण पेन से स्याही निकलने लगता है। वायु दाब में कमी के कारण हमारे नाक से खून निकलने लगता है। नहीं, नेक्स्ट पर आइए। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है। तो किस कारण से हमारा जो है कि वो दूध से क्रीम जो है, क्रीम दूध से पृथक हो जाता है। तो देखिए हमने पहले पढ़ा है अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, पढ़े हैं ना, अपकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल। कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो उसको अंदर की ओर अपना एक फोर्स महसूस होता है। ये जो अंदर की तरफ फोर्स महसूस होता है इसको हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय। और जब मोशन करता है तो इसको बाहर की तरफ एक बल महसूस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय। नहीं, बाहर की ओर बल महसूस होना, बाहर की ओर, और ये अंदर की ओर। कोई हमको लगे कि अंदर की तरफ खींच रहा है तो उस समय क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल। और लगे बाहर की तरफ कोई हमको धकेल रहा है, बाहर की ओर धकेलने वाला महसूस करना। अब के बाहर की ओर धकेलने वाला, कि कोई हमको बाहर कैसा कर रहा है, ढकेल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपकेंद्रीय बल। तो हमने पढ़ा है अभिकेंद्रीय बल। जैसे अभिकेंद्रीय बल में हो गया, किसी भी मोड़ लेते समय हम जब चलते हैं तो उस समय जो भी फोर्स उस समय घुमाने का काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी अभिकेंद्रीय बल। और जो हम घूमते हैं और जो हमको बाहर की तरफ खींचने वाला काम करता है उसको क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल। हमने पढ़ा है दूध से मक्खन निकालना अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। वॉशिंग मशीन जो होती है कपड़ा साफ करने वाला, उसमें भी क्या होता है, अपकेंद्रीय बल होता है। नहीं तो याद रखिएगा अपकेंद्रीय बल इसका आंसर होगा। दूध से क्रीम निकालना किसके कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण। और अपकेंद्रीय बल के कारण क्या होता है, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है, अपकेंद्रीय बल। इसी प्रकार आप देखते होइएगा बच्चा में बाल्टी में पानी भर लेते हैं और ऐसे घुमाते हैं तो पानी हमारा नहीं घूमता है, जबकि पानी ऐसे घुमाते हैं तो पानी को नीचे गिर जाना चाहिए, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे खींचेगी। सपोज दैट मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, बाल्टी है, ये बाल्टी में हमारे पास क्या है, पानी है। नहीं, और हम क्या कर रहे हैं, इसको धागा लेकर इसको हम घुमा रहे हैं। जब हम घुमाते हैं तो क्या देखते हैं, ये नीचे नहीं गिरती है, क्योंकि ऊपर की तरफ एक फोर्स है जो इस पे काम करता है। उस फोर्स को क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल मतलब क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होता है, ये पानी नीचे की तरफ नहीं आ पाता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम सूडो फोर्स भी कहते हैं। पहले हम कह देते हैं अपकेंद्रीय बल, और जब मेरा काम चल जाता है तो हम कहते हैं कि ये झूठा बल है। सूडो मतलब झूठा बल। नहीं पढ़े हैं हम लोग इन चीजों को। चलिए, तो अपकेंद्रीय बल वॉशिंग मशीन,
अपकेंद्रीय बल दूध से निकालने वाला जो क्रीम होता है, अपकेंद्रीय बल बाल्टी घुमाने पर बाल्टी से जल नीचे न गिरना, किसका है? अपकेंद्रीय बल। ये सहसंजक बल क्या होता है? तो हमने पढ़ा है कि सेम अगर कोई भी चीज हो, सेम अगर ऑब्जेक्ट हो, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं? सहसंजक बल। नहीं तो हमने पढ़ा था, याद कीजिए, बल दो प्रकार के, एक पढ़े थे असंजक बल और एक पढ़े थे सहसंजक बल। एक असंजक बल होता है और दूसरा होता है सहसंजक बल। सहसंजक बल का क्या है? असंजक बल। असंजक बल मतलब विपरीत। मान लीजिए कि जैसे हमारे पास ये एक गिलास है और गिलास में हम पानी भरे हुए हैं, तो ये पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये गिलास को पकड़कर ऊपर की तरफ चढ़ना चाहते हैं, तो इसको कहेंगे असंजक बल। और वहीं हमारे पास ये जो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, अपने में एक दूसरे को ये फोर्स लगाते हैं, खींचते हैं और एक बल के थ्रू आपस में ये बंधे हुए हैं, तो इनके बीच में, समान मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बल लगता है? सहसंजक बल। और असमान मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा लगता है? असंजक बल। नहीं तो ये सहसंजक बल क्या है? समान मॉलिक्यूल्स के बीच, समान अणुओं के बीच, समान अणुओं के बीच जो बल लगता है उसको कौन सा बल कहते हैं? सहसंजक बल। और असमान अणु के बीच लगेगा तो कौन सा बल कहेंगे? असंजक बल। पढ़े हैं हम लोग, ठीक। ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है ये तो हम लोग जानते हैं, फर्स्ट में ही बताए थे। गुरुत्वाकर्षण बल किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। क्या बताया था न्यूटन ने? कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक, अगर उसके पास मास है तो फोर्स लगाने की ताकत है, और एक दूसरे को क्या करेंगे? अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे हमारे चारों तरफ देखा तो हमारे चारों तरफ सबसे बड़ी चीज क्या है? अर्थ है। तो अर्थ क्या करती है? हमको अपनी तरफ खींचती है, ठीक। हम भी अपने अर्थ को अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन यह बात है कि मास अर्थ का ज्यादा है तो अर्थ हमको अपनी तरफ खींचे रखती है। नहीं तो याद रखिएगा इन चीजों को। तो गुरुत्वाकर्षण भी बल हो गया। अगला, डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक, स्केल पढ़े थे। क्या होता है इसका? देखिए, C/0/180, 100, और F-32, सॉरी 180, ठीक। 20 पंचे 100, 2 9 18, 9C, एक मिनट, हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था? C-0/100 किसके बराबर होता है? F-32/180, ठीक। अब देखिए C का मान कितना दिया है? डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में बताना है, 40 डिग्री। तो C-40/100 बराबर F-32/180। अब इसको सॉल्व कीजिए, 20 पचे 100, 2 9 18, किसके बराबर आ गया? अब इसको गुना कीजिए, तिर्यक गुना। तो ये तिर्यक गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9C माइनस 360 इक्वल टू 5, सॉरी एक मिनट, ये जो हमारा है C के जगह पे कितना है? 40 दिया है ना, ये 40 माइनस 0, ठीक। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 40 में से 0 गया तो ये हमारा हो गया 40, तो 4 9 36, इसको गुना करेंगे तो 40 इंटू 9 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 5F माइनस 32 इंटू 5, तो इसको गुना करेंगे 360 इक्वल टू 5F माइनस 5 दूना 10, हाथ में 1,
3 5 15, 1 16, 160। तो ये माइनस आएगा तो इधर प्लस आ जाएगा, तो प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 0, 6 6 12, 2 हाथ में 1, 4 आ 1 5, 5 आ 1 6, 3 आ 1 4 आ 1 5 इक्वल टू 5f। तो f बराबर किसके बराबर हो जाएगा 520/5। काटिए इसको, 5 एकम 5, 5 चौका 20, तो किसके बराबर हो गया 104। तो इसका आंसर होगा 104। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे कि जल का क्या होता है, इसमें जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि जो हमारा 100 डिग्री पर गेन हो रहा था अब वो ज्यादा डिग्री पर गेन होने लगता है। नहीं, जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका आंसर ए। नेक्स्ट, जब पानी को 100 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पे क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन को समझिए। यहां पर एक चीज देखिए, जादू देखिए। यहां पर ये हमारी एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारी वाई एक्सिस हो गया। ये एक्स एक्सिस पर मान ले लीजिए हम टेम्परेचर ले लेते हैं, टेम्परेचर, और ये वाई एक्सिस पर हम क्या ले लेते हैं, इस पर हम प्रेशर ले लेते हैं। मान लीजिए तो ये हमारा कितना है, देखिए ये हमारा टेम्परेचर है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करते जाते हैं इसका प्रेशर देखिए, इसका प्रेशर कैसा होते जाता है, प्रेशर कम होते जाता है। टेम्परेचर को हम कम करते आ रहे हैं तो ये प्रेशर वाला भाग देखिए, अगर हम टेम्परेचर को कम किए यहां पहुंचे तो ये हमारा प्रेशर कहां आ गया, प्रेशर हमारा यहां आ गया। हमने और टेम्परेचर को कम किया, यहां पहुंचे तो प्रेशर हमारा यहां आ गया। तो ज्यों ज्यों हम टेम्परेचर को कम करते जाते हैं इसका प्रेशर क्या होता है, कम होते जाता है। इसके प्रेशर में हम क्या लेते हैं, आयतन को ले लीजिए, वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। जब हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचते हैं तो इसका वॉल्यूम क्या देखते हैं, एकदम कम हो गया। और जैसे 4 डिग्री से फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री पर पहुंचते हैं तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ते जाता है। नहीं, तो याद रखिएगा कि 4 डिग्री पर इसकी आयतन जो होती है वो इसकी सबसे अधिकतम होती है। ठीक, तो याद रखिएगा जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह हमारा 0 डिग्री था, 0 डिग्री। जब 0 डिग्री से 4 डिग्री तक पहुंचते हैं तो इसका हमारा आयतन, पहले यहां देखिए आयतन, यहां से हम यहां से जब चलते हैं तो यहां पर हमारा आयतन कितना था, यहां था। फिर पहुंचते हैं आयतन हमारा यहां था, फिर हमारा आयतन यहां था, और 4 डिग्री पे हमारा क्या होता है, सबसे कम होता है। तो पहले इसका आयतन क्या होता है, घटता है, और बाद में इसका आयतन क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक, 0 डिग्री से जैसे जैसे हम 4 डिग्री पर आते हैं तो इसका आयतन क्या होता है, घटता है, और 4 डिग्री से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं इसका आयतन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये देखिए यहां से नीचे की तरफ आ रहे हैं, जब जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं इसका आयतन क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसका आयतन जो है वो हमारा बढ़ते जा रहा है। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वेव। तरंग हमारे कितने प्रकार के तरंग होते हैं, तो हमने पढ़ा था नेचर में हमको 2 प्रकार के तरंग देखने को मिलते हैं। एक जो तरंग होती है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, नहीं, जिसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव कहते हैं। नहीं, इसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव। और दूसरा क्या होती है, नॉन मैकेनिकल वेव। इसको हम कौन सा कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं।
हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन कौन होते हैं, एक्सरे होते हैं, गामा रे होते हैं, और इसमें कौन होते हैं, इसमें आपका जो हमारा विजिबल रे है, विजिबल रे होता है, और इसमें कौन होता है, इसमें अल्ट्रावायलेट रे होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें रेडियो वेव होता है, इसमें कौन होता है, इसमें माइक्रोवेव होता है। तो ये सब हमारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है नहीं। और यांत्रिक तरंग जो होती है, इसमें हमने क्या बांटा था, दो भागों में बांटा था। एक को कहते हैं हम ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, और दूसरे को क्या कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव। पढ़े हैं इस चीज को। लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम किसको रखते हैं, जैसे हमारा ध्वनि में तरंग। चलिए क्वेश्चन पढ़ाइए, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है, रेडियो तरंग हमारी कैसी है, ये तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है, तो ये गलत हो जाएगा। एक्सरे, एक्सरे कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है। प्रकाश तरंग है, प्रकाश तरंग विजुअल तरंग हमारी कैसी है, ये हमारी गलत हो जाएगी। बचा कौन, ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग हमारी क्या है, मैकेनिकल वेव है, देख रहे हैं ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो ये हमारी आंसर हो जाएगी ध्वनि तरंग। हमने इस चीजों को अच्छे से अध्ययन किया है, इसीलिए हम इसको बहुत फास्ट फास्ट बता रहे हैं नहीं। अब देखिए बाबू, हम तो बोले हुए हैं, अब मिल जाएगी जल्दी ही, फिर आज हम बोलेंगे देने के लिए पीडीएफ आपको। अगला है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। तो देखिए, जब भी हम बताए हैं कि ध्वनि तरंग को क्या होती है, गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है नहीं, हम लोग पढ़े हैं ना, ये जो मैकेनिकल वेव होते हैं, इसको गुजरने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, माध्यम की जरूरत होती है। और यहां पर हमारा माध्यम ध्वनि जो है, इसको गुजरने के लिए माध्यम की जरूरत होती है नहीं। तो निम्न तरंगों में शून्य में संचरण नहीं कर सकता, कौन नहीं संचरण कर सकता है, ध्वनि। ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है, क्योंकि ध्वनि को गुजरने के लिए क्या चाहिए, ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए, इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। और हमारा शून्य में, निर्वात में कोई माध्यम है ही नहीं, तो ध्वनि हमारी कैसी गुजरेगी, नहीं गुजरेगी नहीं। चलिए, तो आज की क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।